वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर नंबर 4 की। और इस लेक्चर नंबर 4 में हम क्या बात करने वाले हैं? हाउ डू यू मेक डिसीजंस। जब आप कोई भी डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम बनाते हो तो देन कैसे डिसीजंस लिया जाता है, हाउ टू मेक दैट डिसीजंस थ्रू योर कोड एंड थ्रू योर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। तो वही हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल चीजें देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग सीखेंगे उसकी कि डिसीजन मेकिंग के लिए हम किस तरह से अपने प्रोग्राम को रेडी करते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल एक लेंगे और उसमें छोटा सा डिसीजन बना करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट वो दे रहा है और किस तरह से डिसीजन लेता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और योर इनपुट। ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको लेक्चर नंबर 3 में हमने बहुत कुछ बता रखा है, तो देन आपको चीजें मालूम होगी पहले से। मीन्स तो सबसे पहले आते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। जब आप कोई भी एल्गोरिदम बनाने के लिए जब स्टार्ट करते हो आप, तो सबसे पहला होता है उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है ना। इट मीन्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ठीक है। अंडरस्टैंड प्रोसेस कैसे? इट मीन्स द डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट गाइड इंडिविजुअल्स और सिस्टम इन चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अमॉन्ग द सेवरल अल्टरनेटिव्स। मैंने पिछले लेक्चर्स में बात करी थी कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स रहते हैं, उसमें से आपको क्या करना होता है? बेस्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि आपको बेस्ट ऑप्शन को चूज करना होता है, एग्जांपल ये समझने के लिए हो जाएगा कि अगर आप रेस्टोरेंट में गए, मेनू कार्ड है ढेर सारा, ऐसे ऐसे मेनू कार्ड है, और उसमें से आप सेलेक्ट करते हो ना। जो भी पर्सन बैठा होता है, हाँ भाई ये ऑर्डर कर देना, ये ऑर्डर कर देना। उससे पूछते हो किसी को चाइनीज खाने का मन है, किसी को इटालियन खाने का मन है, किसी को इंडियन खाने का मन है। आप करते हो ना ऐसा डिसीजन। इट मीन्स टू अवेलेबल द सेवरल ऑप्शन। और घर में क्या होता है? घर में मेनू कार्ड नहीं मिलता है ना? जो बना है वो चुपचाप खा लो भैया, है कि नहीं? वहां दो, घर में भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो खा लो या दूसरा मत खाओ, है। तो चलो ये डिसीजन होता है हमारा। तो हम लोग इसी तरह बात करेंगे जब हम अपने एल्गोरिदम को ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले अवेलेबल्स जितने भी होंगे हम उसमें क्या करेंगे? अवेलेबल ऑप्शंस में बेस्ट डिसीजन चुनेंगे। कैसे चुनना होगा वही देखना है। तो जब आप एल्गोरिदम बनाओगे, आप कोई प्रोग्रामिंग बनाते हो, कोई एआई डिजाइन करते हो, तो आप ही उसमें बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस भी डालते हो कि हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल इन योर प्रोग्राम। देन उसी अवेलेबल ऑप्शंस में से वो बेस्ट सुटेबल जो होगा वो डिसीजन ले पाएगा। अगर आपने ऑप्शन ही नहीं डाला तो वो फिर रिजल्ट में आएगा भी नहीं। इट मींस आप पहले जब डेटा डाल रहे हो, डेटा प्रिपेयर कर रहे हो, अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, तो वो सारे ऑप्शंस आपको डालने होंगे। ठीक है। और उसके बाद वो उससे बेटर रिजल्ट और एक परफेक्ट डिसीजन आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? डिसाइड करके आपको बताएगा। ठीक है ना। देन क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं हमारे? स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग। आइडेंटिफाई द डिसीजन। सबसे पहले तो डिसीजन को आइडेंटिफाई करना होता है आपको। ठीक है ना। इट मीन्स टू रिकॉग्नाइज दैट डिसीजन नीड्स टू बी मेड। हमें क्या डिसीजन लेना है, किस चीज पे बात करनी है, तो आइडेंटिफाई करना होता है डिसीजन को। उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है। कलेक्ट द रिलेवेंट डेटा, फैक्ट्स, ओपिनियंस एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन बेटर। ठीक है ना। जब ये सारी चीजें आप इकट्ठा कर लेते हो, रिलेवेंट डेटा, फैक्ट्स, उसके ओपिनियंस, तो आप सिचुएशन को बेटर समझ पाते हो। देन इट इज कॉल्ड द गैदर इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या था हमारा? आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स। अब उस इंफॉर्मेशन में हमको क्या करना है? ऑल पॉसिबल एक्शंस देखने, ऑल पॉसिबल कोर्सेस आपको देखने हैं। इट मींस कि कितने सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। उसके बाद सब पे क्या करना है? प्रोज एंड कॉन्स पे बात करनी है, सारे अल्टरनेटिव्स। इट मींस टू वेक द एविडेंस। ठीक है। उस लास्ट फाइव फाइव नंबर पे क्या आएगा? चूज अमॉन्ग अल्टरनेटिव्स। अब जब प्रोज एंड कॉन्स पे बात कर ली तो हम क्या करेंगे? सारे अल्टरनेटिव्स में से जो सबसे बेस्ट आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट बैठेगा, डिजायर्ड आउटकम जिससे हमारा मीट हो पाएगा, उसे हम क्या कर लेंगे? चूज कर लेंगे। मींस टू सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट मीट्स द डिजायर्ड आउटकम्स। देन टेक एक्शन, इंप्लीमेंट द चूजन ऑप्शन। फिर हम क्या करना है? जो ऑप्शन चूज किया उसे क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है। फिर रिव्यू भी करना होता है। रिव्यू द डिसीजन। इट मींस टू रिफ्लेक्ट ऑन द डिसीजन, टू इवेलुएट इट्स इफेक्टिवनेस एंड लर्न फ्रॉम द प्रोसेस। तो ये 6 से 7 ऑप्शंस होते हैं जो हम डिसीजन मेकिंग में ध्यान में रखते हैं, पैरामीटर्स हैं हमारे।
ठीक है ना, कोई भी एल्गोरिदम बनाते वक्त, डिसीजन मेकिंग सिस्टम बनाते वक्त हम ये चीजों को ध्यान में रखते हैं, देन डिजाइन करते हैं। फैक्टर्स क्या क्या है जो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? अच्छा, आपकी रियल जिंदगी में जो भी चीजें होती है वही हम मशीनों से करवाना चाहते हैं। एआई को समझने के लिए सबसे पहले आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि आप अपने लाइफ में जो चीजें करना चाहते हो, अपने वही काम चाहते हो कि मशीन कर दे हमारा। तो फिर क्या करोगे? आप जैसे सोचते हो, जैसे डिसीजन लेते हो, उसी लेवल पे क्या करना होगा, मशीन को भी ट्रेन करना होगा, यानी सेम एल्गोरिदम सिखाना होता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर होता है पर्सनल बायस्ड। कभी कभी होते हो ना, किसी को बोलते हो कि नहीं यार तुम बायस्ड हो, तुम डिसीजन लोगे तो तुम किसी एक के पक्ष में पहले से बायस्ड हो। इट मींस पर्सनल बायसेस। इसमें क्या है हमारा, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, एक्सपीरियंस एंड इमोशंस कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन लीडिंग टू सब्जेक्टिव चॉइस रेदर देन ऑब्जेक्टिव चॉइस। अब ये पर्सनल बायसिंग हो सकती है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस के आधार पे, इमोशंस के आधार पे वो डिसीजन को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है, मान लिया जाए कि आपको एक्सपीरियंस रहा कि यार इस रास्ते से ना जितने भी होटल्स मिलते हैं उस पर खाना अच्छा नहीं मिलता, ठीक है ना, इस कारण आप क्या करोगे, लोगों को भूख लगी रहेगी, आप बोलोगे नहीं इधर नहीं रुकेंगे, यहाँ पे खाना ठीक नहीं मिलता। हो सकता है कि कुछ होटल्स ऐसे हो जिसमें खाना अच्छा मिल रहा हो, लेकिन आप क्या हो, प्री बायस्ड हो ना, तो उसके चक्कर में क्या करोगे, आपका जो डिसीजन होगा वो इन्फ्लुएंस्ड होगा आपके पुराने अनुभवों से। तो वो क्या होता है, बायसिंग हो गई आपकी, ठीक है। कभी कभी बायसिंग क्या होती है, मान लो कि आप घर में दो बच्चे हो और एक बच्चा बदमाश है और बार बार हर बार गलती वही करता है, ठीक है। तो फिर पेरेंट्स क्या होते हैं, ज्यादातर चीजों में फिर उसी को डांट लगाते हैं, कहते हैं तुम ही ने गलती किया होगा। बहुत बार होता है कि उस बेचारे की गलती नहीं होती है, लेकिन चूंकि 100 में 80% यानी 100 में 80 गलतियां वही करता है, इसलिए बाकी के 20 गलतियों के लिए भी उसे ही डांट पड़ जाती है। ये बायस्ड डिसीजन होता है। क्यों? क्योंकि पहले के 80 रिकॉर्ड आपके खराब है, तो पेरेंट्स बायस्ड हो जाते हैं उस सिचुएशन में कि तुम्हारा कुछ ना कुछ गलती होगा, तुम ही उंगली किया होगा कभी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द पर्सनल बायसेस। Another thing क्या है हमारा, रिस्क टॉलरेंस। इट मींस टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड सिस्टम्स हैव वेरिंग लीव ऑफ रिस्क टॉलरेंस व्हिच अफेक्ट द चॉइस दे मेक। अब क्या होता है, रिस्क वगैरह ना, बहुत लोग कहते हैं नहीं यार मुझे रिस्क नहीं लेना, उस चक्कर में भी आपका डिसीजन प्रभावित होते हैं। कभी कभी होता है ना जिंदगी में, जो डरेगा उसको कुछ हासिल नहीं होता है ना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। या लोग कहते हैं कि रिस्क नहीं लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप अपने जिंदगी तो समझ लो कि सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो आप, बिना रिस्क लिए, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, रिस्क टॉलरेंस की वजह से भी आपके डिसीजन क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास डिजायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मींस टू डिसीजंस आर ऑफन मेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन कैन लीड टू पुअर डिसीजंस, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है, कभी कभी आप देखना कि कोर्ट में केस चलते रहता है और सबूत के अभाव में अपराधी छूट गया। इट मींस क्या है कि लेस इंफॉर्मेशन उसके उसके खिलाफ, बोलते हो ना कि यार सबूत नहीं जुटा पाए इसलिए उसे बेल मिल गई। ऐसा होता है हर दिन, आप देखते हो जुडिशरी सिस्टम में। और अगर जिसके खिलाफ अच्छे खासे सबूत इकट्ठा हो जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इकट्ठा कर लेती है, दिन उसे फिर क्या होता है, उस सबूत के आधार पे उसे सजा सुना दी जाती है ना। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है आपके किसी भी डिसीजन तक पहुंचने के लिए। हो सकता है आपके पुअर इंफॉर्मेशन की वजह से आप सही डिसीजन ना ले पाओ, आपका डिसीजन भी पुअर हो जाए, ठीक है। चौथी चीज क्या होती है, टाइम कांस्टेंट। इट मींस द अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल टू मेक द डिसीजन। अब आप कभी कभी होता है कि आपको कितना टाइम मिला, बोलते हो ना कि प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं था, सोचने का टाइम नहीं था, तो उस समय जो समझ में आया वो कर दिया। उस चक्कर में फिर आपका क्या होता है, डिसीजन क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है ना। इनकम्प्लीट एनालिसिस होती है ना वैसी सिचुएशन में, कम समय के कारण आपने कभी कभी क्या होता है, डिसीजन जो ले लिए उसमें क्या किया, इनकम्प्लीट एनालिसिस जो है कंप्लीट तरीके से नहीं कर पाए, तो हो सकता है आपका डिसीजन आगे चल के मे बी आपके अकॉर्डिंग न हो, ठीक है ना। आप चाहते हो कि नहीं इस तरह से डिसीजन होगा तो रिजल्ट भी ये आएगा, बट रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि नहीं आ पाए ड्यू टू टाइम, ठीक है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम। अब आपके पास टाइम उतना था नहीं, तो देन आपने क्या किया, एनालिसिस नहीं करी अच्छे से, है ना। तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो इंपैक्ट कर गया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या हो गया, इंपैक्ट कर गया, ठीक है। और फिफ्थ टर्म है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिसीजन। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे डिसीजन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, है?
द मोर कॉम्प्लेक्स अ डिसीजन द मोर डिफिकल्ट इट इज टू इवेल्युएट ऑल पोटेंशियल आउटकम्स इंक्रीजिंग लाइकलीहुड ऑफ एरर्स। अब कॉम्प्लेक्सिटी होता है बहुत सारे डिसीजन का, है ना। नॉर्मली आप कोर्ट में ही देखना, कोई जब बड़ा केस चला जाता है तो जजों का क्या बनता है, पैनल, पूरा बेंच आता है। संविधान बेंच देखना, 13 जज तक बैठते हैं उसमें, ठीक है ना। तो क्या होता है जब डिसीजन कॉम्प्लेक्स होता है, इट मींस फिर क्या करना होता है कि एक इंडिविजुअल का नहीं, हम 4-5 लोगों का ओपिनियन लेंगे। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, आपका डिसीजन कॉम्प्लेक्सिटी के चक्कर में भी डिसीजन क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं ना कि हाँ बहुत सारे, जैसे कोर्ट में जज, ढेर सारे जज बिठा दिए गए, या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन होगा तो आप पहले लिस्ट करते हो कि हाँ भाई कितने अनुभवी लोग हैं जो आपको जानते हैं, फिर सबसे राय लेते हो, भैया से, पिताजी से, अंकल से, जो भी लोग होते हैं, टीचर से, प्रोफेसर से, अपने गाइड से, सीनियर से पूछते हो ना कि सर क्या करना चाहिए। देन क्या करते हो, उस डिसीजन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करते हो, देन सबके सजेशन से ही आप एक उस पर रिजल्टेंट पे पहुंचते हो, ठीक है ना। अब डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी जो हम लोगों का है, वो क्या क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी। एक तो रेशनल डिसीजन मेकिंग, इस पे हमने बात करी थी पिछले लेक्चर्स में, बहुत अच्छे से बात करी थी डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज का, कि क्या करते हैं हम लोग। रेशनल डिसीजन स्ट्रेटजीज में क्या होता है, सबसे पहले इन्वॉल्व लॉजिकल स्टेप। लॉजिकल स्टेप्स होते हैं, क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेते हैं हम लोग। योर डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन केयरफुल एनालिसिस ऑफ द अल्टरनेटिव्स, क्या क्या अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, देन लॉजिकली सोचते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अब एक एग्जांपल हमने डाला इस पे, कंपनी डिसाइडिंग ऑन अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बाय इवैल्यूएटिंग मार्केट रिसर्च, कॉस्ट एंड पोटेंशियल प्रॉफिट्स। अब आप देखोगे कि बहुत सारे डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंस की फील्ड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अभी जो काम कर रही है। तो वो किसका काम कर रही है, किसका डेटा एनालिसिस कर रही है, वो डेटा एनालिसिस कर रही है मार्केट का। कि मान लो कि किसी गाड़ी को अगर, किसी कंपनी को अगर कोई गाड़ी लॉन्च करनी है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अगर भारत में गाड़ी लॉन्च करनी है तो पूरे भारत का पिछले साल का 3-4-5 साल का पूरा डेटा इकट्ठा करेगा कि कितनी गाड़ियां बिकी, सेडान सेक्टर उसमें कितनी बिकी, हैचबैक में कितनी बिकी, कौन सी कंपनी की कौन सी गाड़ी कितनी सेल करी गई है ना। माइलेज पे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, फिर लोकेशन वाइज भी देखेगा कि कौन सी भारत के किस राज्य में कौन सी गाड़ी की ज्यादा डिमांड है, कहाँ के शोरूम से ज्यादा सेलिंग हो रही है, पूरा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, कहाँ लोग ज्यादा कमा रहे हैं। अब जैसे मेट्रो सिटीज है, दिल्ली, मुंबई जैसे, बेंगलोर जैसे, वो इंडिया के, वहां ज्यादा गाड़ियां सेल होती है, वहां महंगी महंगी गाड़ियां है। तो किसी को अगर मान लो कि मर्सिडीज का शोरूम खोलना है तो वो किसी बड़े शहर में खोलेगा, वो ऐसे शहर में क्यों जाएगा जहां पे उसके कस्टमर ही नहीं है। तो ये सब क्या होता है, डेटा एनालिसिस का काम होता है। तो ये सारे लॉजिकल डिसीजन होते हैं, स्टेप बाय स्टेप देख करके कोई कंपनी डिसाइड करके तभी चीजों के डिसीजन पे पहुंचती है। आप भी जब इंडस्ट्री में जाओगे, एक लेवल पे बैठोगे, आप भी सही चीज, सेम ही चीज फॉलो करोगे, ठीक है ना। अब आपका ये सेकेंड और थर्ड देखना, हेरोस्टिक और आपका ये है इंटुएटिव जो था हमारा, ठीक है ना। तो इंटुएटिव में क्या होता है हमारा, और डिसीजन में, हेरोस्टिक में क्या था, एक तरह से क्या होता है रियलाइज, इसमें डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर एग्जांपल पे आएंगे सेकंड नंबर पे, कि रियलाइज ऑन गट फीलिंग्स। कभी कभी क्या होता है ना कि नहीं, मेरा भरोसा है, ये मेरे अंदर से गट फीलिंग है, ठीक है ना। बाकी का हम डिटेल एनालिसिस में जाते ही नहीं है, आपके अंदर से ना फीलिंग होती, लगता है ना कि हाँ वाइब्स आ रही है, मुझे डिसीजन ले लेना तो ये डिसीजन इधर ऐसा होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, बहुत बार क्या टाइम लिमिट्स की वजह से भी ये चीजें हो जाती है, ठीक है ना। आप कहते हो ना कि अरे तुम्हें ज्यादा पता है, मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे आप डिसीजन ले लेते हो, ये गट फीलिंग होती है, एक्सपीरियंस लोग कर लेते हैं। तो इस तरह के जो डिसीजन होते हैं वो सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं। एग्जांपल जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को क्या होता है, जैसे जैसे डॉक्टर एक्सपीरियंस होते चला जाता है, आप जैसे ही बीमारी के बारे में बताओगे तो 4 आप बताओगे, और उसके बाकी के जो भी ये होंगे सिम्टम्स होंगे, वो डॉक्टर बता देगा कि ये भी होता है क्या, ये भी होता है क्या, और उसके आधार पे वो बोलेगा कि मैक्सिमम चांसेस है कि ये बीमारी आपको हो सकती है, ये टेस्ट आप करा लो, ठीक है ना। तो ये अनुभव के आधार पे लिया जाता है, उसकी गट फीलिंग होती है। तो बहुत जगह पे ये बेनिफिशियल भी होता है, ठीक है ना। हर चीज का प्रोज और कॉन्स दोनों होता है, फायदा और नुकसान दोनों होता है। जिसको अनुभव नहीं है वो गट फीलिंग के आधार पर ले लेता है, तो डिसीजन में भी रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। और थर्ड नंबर में क्या होगा, इन्वॉल्व यूजिंग सिंपल इफिशिएंट रूल और मेंटल शॉर्टकट्स टू मेक डिसीजन, while fast it can sometimes lead to error और biased, है ना। फास्ट डिसीजन लेने के चक्कर में
ठीक है ना, सिंपल तरीका अपनाने के चक्कर में उसमें क्या होता है, शॉर्टकट्स अपनाने के चक्कर में आपको डिसीजन कभी कभी गलत साबित हो जाए। ठीक है, अब आते हैं हम टूल्स पे। टूल्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे, टूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना, टूल्स क्या क्या यूज करेंगे, डिसीजन मैट्रिसेस। ठीक है ना, डिसीजन मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, अब देखोगे आप पढ़ोगे जब मैथमेटिक्स में आओगे तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ना है। मैट्रिक्स इस तरह का ऐसे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, एक डेटा का तरह से समझ लो कि एरे है ये, एरे के फॉर्म में हम इसे पढ़ेंगे। आप आओगे तो प्रोग्रामिंग में एरे बहुत अच्छे से पढ़ना है, चाहे आप हार्डवेयर की कोडिंग पढ़ो, वेरिलॉग सिस्टम वेरिलॉग पढ़ोगे, जब हार्डवेयर की कोडिंग पढ़ोगे सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग में, तो वहाँ पे एरे बहुत डिटेल में आपको पढ़ना होता है ना। बॉन्डेड अनबॉन्डेड एरे, बहुत तरह की चीजें आती है। चलो कभी हार्डवेयर की कोडिंग की बात करेंगे तो उसे जरूर बताएंगे आपको। यहाँ पे भी एरे होता है हमारा, अलग अलग पाइथन में आप पढ़ोगे लिस्ट टपल, है ना, डिक्शनरी, बहुत तरह के डेटा टाइप्स पढ़ोगे तो ये जो लिस्ट के तरह इस तरह से दिखाई देगा आपको, एरे ही होता है वो। ठीक है, देन डिसीजन मैट्रिसेस में क्या होता है हमारा, अ टूल फॉर सिस्टमेटिकली इवेलुएटिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स based on a specific criteria and each option is scored and the option with the highest score is chosen। अब इसमें क्या होता है कि हम एक एक ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है उन सारे ऑप्शंस की एनालिसिस करते हैं और क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं उनके रिजल्ट्स को बाकी के सब ऑप्शन के साथ। चार ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन को क्या होगा, इवेलुएट करेंगे सिस्टमेटिकली और उन चारों ऑप्शन के रिजल्ट को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे और उसमें जो बेस्ट स्कोर होगा उसी ऑप्शन को आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा कि इन चारों में ये ज्यादा बेटर लग रहा है। हो सकता है कि मे बी वो रॉन्ग हो जाए, बट मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पे आपको क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन और एल्गोरिदमिक कैलकुलेशन आपको क्या करेगा, आपका प्रोग्राम और आपका जो एआई मॉडल होगा वो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन बता देगा। ठीक है ना, एंड अनदर है सेकंड नंबर पे SWOT एनालिसिस। SWOT का मतलब क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, अब ये क्या है, हम आते हैं, अ टेक्निक दैट एग्जामिन्स स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स रिलेटेड टू डिसीजन और प्रोजेक्ट। क्या करना है, स्ट्रेंथ भी देखना है कि भैया तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कितने हमको ऑप्शंस मिल सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है, कहाँ कहाँ थ्रेट्स हो सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस पे विचार किया जाता है, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो ये भी एक टूल है हमारा। तीसरा क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट, है ना। इंडिया में कोई भी चीज जब आप लॉन्च करने जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखा जाता है कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं। कॉस्ट इफेक्टिव यानी जनता के परचेजिंग कैपेसिटी में है कि नहीं है। अगर वो परचेजिंग कैपेसिटी में नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जितने भी गुड्स आप प्रोड्यूस करोगे वो मार्केट में क्या होगा, सेल नहीं होगा। जो कंज्यूमर जो होता है उसको कंजम्पशन में लाएगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा, आप कंपनी में प्रोड्यूस करते चले जाओगे, वो मार्केट में बिकेगा नहीं, वो लॉस में चला जाएगा। तो कोई भी कंपनी आप प्रोडक्ट जब लॉन्च करती है तो कॉस्ट बेनिफिट देखती है उसमें, कि कॉस्ट बेनिफिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इट मींस द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। पहले हम ये करते हैं कि हम ये कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है। देन अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस टू डिटरमाइन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है ना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखते हैं। अगर कॉस्ट की इवेल्युएशन उस डिसीजन में हो रही है तो इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर एंड अकॉर्डिंग टू योर एल्गोरिदम। ठीक है ना, ये टूल्स हैं, हम जो टूल्स के बारे में हम जानते हैं। चौथा क्या है, सिनारियो एनालिसिस। सिनारियो एनालिसिस मींस इवैल्यूएटिंग पॉसिबल फ्यूचर सिनारियोज एंड देयर इंपैक्ट ऑन डिसीजंस ऑफन यूज्ड इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बहुत सारी चीजों में क्या करते हैं हम लोग, फ्यूचरिस्टिक होकर सोचते हैं कि इन फ्यूचर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, करते हैं ना। तो हर एक सिनारियो पे सोचते हैं, देन स्ट्रेटजी की प्लानिंग करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द सिनारियो एनालिसिस। ठीक है ना, तो कोई भी जब हम डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम बनाएंगे तो टूल्स को ये दिखाएंगे हम इन चीजों पे। ठीक है ना, ये तो एक रफ आइडिया है, बहुत बड़े लेवल पे और बहुत छोटे छोटे बारीकी से उसको एक एक चीज को ध्यान में रख के एल्गोरिदम बनाया जाता है। बट अभी के लिए आप समझ लो ये एक तरह से बुलेट पॉइंट्स है कि हाँ भैया ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इन एआई सिस्टम। अब हम एआई सिस्टम में जाएंगे तो डिसीजन मेकिंग पे देखेंगे भैया डिसीजन मेकिंग कैसे हुआ। ये क्या है हमारा, पहला हम एक पॉइंट ले रहे हैं, सेकंड नंबर पे हमने एग्जांपल ले रखा है। पहला पॉइंट हमारा क्या है, एल्गोरिथमिक डिसीजन मेकिंग।
ठीक है ना, बार बार मैं इस टर्म को यूज करता हूँ, एल्गोरिदम एल्गोरिदम, यानी एल्गोरिदम पहले बनाया जाता है। कोडिंग जब हम बनाएंगे तो एल्गोरिदम हम सोचते हैं यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक तरह से कह सकते हो कि हाँ हमारा कोड कैसे काम करेगा, एल्गोरिदमिक डिसीजन मेकिंग। अब इसमें क्या आएगा हमारा, एआई सिस्टम्स यूज एल्गोरिदम्स टू प्रोसेस डेटा एंड मेक डिसीजन। अब क्या बनाएंगे हम, पूरा कैलकुलेशन बनाएंगे, मैथमेटिकल हो, पूरा लॉजिकल हो, उसमें सारी चीजें मिला के हम क्या करते हैं, कोड बनाते हैं। उस कोड पे क्या होता है, कोड के आधार पे पूरा का पूरा डेटा प्रोसेस होता है आपका, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। एंड these decisions are often based on patterns identified in large data sets। क्या करते हैं हम, डेटा सेट देते हैं, पहले उसे ट्रेन करते हैं, उस डेटा सेट के आधार पे वो क्या करता है, सीखता है, उस डेटा से एनालिसिस करता है, उसके बाद वो डिसीजन आपको क्या करता है, वो एक पूरे पैटर्न को समझता है डेटा के, आपने जो डेटा दिया, और उसी डेटाबेस से फिर आपको रिजल्ट देता है। ठीक है ना, उसी के लर्निंग के आधार पे आपको। एग्जाम्पल उसका क्या हो सकता है, an AI system might analyze user data to recommend products in a e-commerce platform। The decision making platform involves identifying pattern in past purchases, browsing behavior and user preferences। अब देखना, कोई भी आप एक दिन सर्च मार लो कुछ भी मोबाइल पे, या बातें कर लो बैठे बैठे कि हाँ हमें ये खरीदना है, ऐसे करना है, फिर क्या करेगा, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा उसका। ठीक है, हर बार बताएगा वो आपके जो ना पुराने रिकॉर्ड को देखता है। अगर आप 500 के अंदर खरीदारी करते हो तो आपका जो ऑप्शन आएगा, बार बार ऐड आएगा, वो 500 के अंदर का ही आएगा, यानी कि वो पूरा का पूरा पैटर्न पकड़ता है। तो वो एल्गोरिथमिक डिसीजंस होते हैं कि हाँ, वो मशीन डिसीजन लेता है बैठ के कि इसे ये वाला ऐड दिखाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि हर एक इंडिविजुअल्स के मोबाइल पे अलग अलग ऐड आ रहा है, तो कोई वहां से बैठ के चला रहा है उसको? नहीं, वो मशीन खुद ही चला रही है, एल्गोरिथम चला रही है उसको। आपके पैटर्न को, आपके यूजर के जितने भी एनालिसिस हो गए एक तरह से कि आप मोबाइल डिवाइस को कैसे यूज करते हो, क्या क्या सर्च करते हो, क्या ढूंढते हो, किस तरह की वीडियो देखते हो, क्या ब्राउज करते हो, उसके आधार पे वो आपको एड्स दिखाने लगता है। तीसरा टर्म हम लेकर के आए, एथिकल कंसिडरेशन। कभी कभी होता है बहुत सारी चीजें अनएथिकल हो जाती है, तो एथिकल कैलकुलेशन हमको देखना होगा, कंसिडरेशन रखना होगा। इट मीन्स टू एआई डिसीजन मस्ट बी फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड अनबायस्ड। अब जो एआई होना चाहिए उसका डिसीजन क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अनबायस्ड। ठीक है ना, इसका हम लोग ध्यान रखते हैं। Developers must ensure that the AI system are designed to avoid discrimination and provide explanation and explainable decisions। यानी आप जब रखोगे तो एथिकल ये चीजें आपको रखनी पड़ेगी। कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, देन एथिकल कंसिडरेशंस आपको रखने पड़ेंगे, फेयरनेस रहना होगा, ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, बायस्ड नहीं होना होगा किसी तरफ। ठीक है, तो ये चीजें आपको डिसीजन मेकिंग में ध्यान देना पड़ेगा। अब हम एक एग्जाम्पल कोड लेते हैं और उस कोड को क्या करेंगे, पहले समझेंगे, उसे रन कराएंगे फिर, और रन कराएंगे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे सेम ही कोड को, और देखेंगे कि वो कैसे डिसीजन लेता है, हमने उसके एल्गोरिदम में क्या इंप्लीमेंट कर रखा है, और उस एल्गोरिदम के आधार पे वो क्या डिसीजन लेता है जो हम उससे पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा कोड। अब क्या है, मेकिंग विथ हेरिस्टिक। हेरिस्टिक में क्योंकि अभी हम छोटा कोड दिखा सकते हैं, बड़ा सा मॉडल लोड नहीं करेंगे, ताकि उसमें अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो हम मॉडल लोड करके भी दिखाएंगे। अभी एक कोड का एग्जांपल आपको बस दिखाते हैं। अब इसमें क्या करना है हमें, हियर इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल हेरिस्टिक बेस्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यूजिंग पाइथन। तो पाइथन का ही यूज करके हम लोग पढ़ेंगे, एआई में पाइथन ही यूज कर रहे हैं ज्यादातर, मैक्सिमम ज्यादातर क्या पाइथन ही हो रहा है। एंड दिस सिमुलेशन रिप्रेजेंट्स अ सिनेरियो। एक सिनेरियो दिया गया वेयर ए यूजर नीड्स टू डिसाइड which restaurant to dine at based on the distance and type of cuisine। अब मान लिया जाए कि आप लोग घर पे बैठे हो और प्लान बना रहे हो कि हमें आज बाहर खाना खाने जाएंगे। तो बाहर खाना खाने जाएंगे, उसमें हम क्या क्या पैरामीटर्स रखते हैं, तो डिसीजन लेने के पहले हम लोग पैरामीटर्स रखते हैं कि हाँ क्या क्या रखना होगा। मान लिया जाए कि किसी को आज क्या कि इटालियन खाने का मन, ठीक है ना, तो आप गूगल पे जाओगे और सर्च मारते हो ना कि इटालियन रेस्टोरेंट नियर मी, और जो नियरेस्ट होता है वहां चले जाते हो। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हमें यही काम अपना एक कोड लिख के कराना हो, ठीक है ना, और उसमें 4-5 ऑप्शंस दे देते हैं, और जो फैमिली वाले होंगे अगर बैठ के खाने का डिसीजन ले रहे हैं, तो वो जो मांगेंगे उसके अनुसार क्या करेगा, वो
जो ऑप्शन वो देंगे उसके अनुसार वो एल्गोरिदम डिसीजन लेकर के बताएगा, ठीक है ना। तो एक तो डिस्टेंस के आधार पे कि कितना दूर है, यानी आपका रिक्वायरमेंट होगा ना कि मैं 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलूंगा या 4 किलोमीटर के अंदर ही चलूंगा, इसी के डिस्टेंस में बताओ। आप करते हो ना कि 2-4 किलोमीटर के अंदर में रेंज में बताओ, ज्यादा दूर नहीं जाना। तो एक तो डिस्टेंस को आधार मानेंगे, दूसरा क्या, क्यूजिन को। क्यूजिन होता है एक तरह से खाना बनाने का तरीका कह सकते हो उसको, या आप एक तरह से स्पेसिफिक फूड कह सकते हो, जैसे इटालियन हो गया, चाइनीज हो गया, इंडियन फूड हो गया। ये सारे फूड एक तरह से क्यूजिन यानी कहाँ का खाना, इस तरह का वे ऑफ मेकिंग ऑफ फूड कह सकते हो, ठीक है। तो अब हम कोड, आपको चलते हैं कोड पे लेकर के, ठीक है ना। क्या क्या डिस्टेंस एंड टाइप ऑफ क्यूजिन पे बात करेंगे। हमने रेस्टोरेंट लिख दिया, पहले हमें क्या ढूंढना है, रेस्टोरेंट ढूंढना है, ठीक है ना। अब जब हमें रेस्टोरेंट ढूंढना है तो रेस्टोरेंट में हमने लिस्ट बनाया, यहाँ पे देखो अभी बोला था ना एक लिस्ट बनाया ऐसे, ये देखो यहाँ पे ऐसे लिस्ट बनाया, और लिस्ट के अंदर क्या करें हम, डेटा इंटर किए करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। ये डिक्शनरी बनता है करली ब्रैकेट के अंदर। तो ये अभी जब अब पाइथन के लेक्चर्स हमारे आ रहे हैं लगातार सीरीज में, वहां पे आपको ये सारे हम डेटा टाइप्स पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जो भी कंसर्न ट्रेनर होंगे, मैं हूं या कोई भी और ट्रेनर आएगा, वो आपको ये सारी चीजें बताएगा वो, ठीक है। तो ये हमारा डेटा हो गया रेस्टोरेंट का। सबसे पहले नेम, नेम रेस्टोरेंट का क्या है, पास्ता प्लेस। डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर। क्यूजिन क्या है, इटालियन। तो ये 4 रेस्टोरेंट हमने दे दिए, ठीक है ना, 4 रेस्टोरेंट बता दिए। दूसरा क्या है, दूसरा का नाम क्या है, करी हाउस। करी हाउस कितने दूरी पे है आपके घर से, 5 किलोमीटर पे। ये क्या है, इंडियन, क्यूजिन इसका क्या है, इंडियन है। तीसरे का क्या है, नेम, सुशी वर्ल्ड। सुशी वर्ल्ड का डिस्टेंस कितना, 3 किलोमीटर, और ये जापानीज खाना देता है, ठीक है ना। और चौथा जो आपका क्या है, बर्गर बांड, और इसका डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, और ये अमेरिकन खाना देगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका ऑप्शन। अभी बोला ना कि गैदर द इंफॉर्मेशन, पहले ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस की पहले हमारे पास क्या क्या है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपने दे दिया कि ये मेरे पास 4 हैं, ठीक है ना। अब इसी के आधार पे आपको क्या करेगा, वो बताएगा, ठीक है ना। आपका एल्गोरिदम डिसीजन बताएगा। अब आप जो पूछोगे, अब क्या पूछना चाहते हैं उससे, यूजर्स प्रेफरेंस। अब ये जो रहा देखो, ये इस तरह से जो हैश साइन है, ये कमेंटेड लाइन का हैश साइन होता है, ठीक है ना। तो कमेंटेड लाइन में क्या रहा हमारा, यहाँ पे यूजर्स प्रेफरेंसेस, इट मींस टू प्रायोरिटाइज डिस्टेंस देन क्यूजिन। सबसे पहले किसको, डिस्टेंस को प्रेफरेंस देना है, उसके बाद टाइप ऑफ हम खाने पे चलेंगे, ठीक है ना। तो हमको देखना है, और उसमें फिर हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, फॉर रेस्टोरेंट्स इन रेस्टोरेंट्स, यहां हम फॉर बना दिए, और क्या करेंगे, इफ रेस्टोरेंट्स क्यूजिन को सेलेक्ट किए इक्वल इक्वल टू प्रिफर्ड क्यूजिन एंड रेस्टोरेंट डिस्टेंस, और लेस देन और मैक्सिमम डिस्टेंस। अब मैं चलो इसको VS कोड में इस कोड को ओपन करता हूं, और एक एक करके पूरे लाइन को समझते हैं इस एल्गोरिदम के, ठीक है। वहां ज्यादा बेटर तरीके से दिखाई देगा आपको, तो समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसे जूम कर देता हूं ताकि आपको कोड समझ में आए, ठीक है। तो आप देखो, ये रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पे हमने उसको बना दिया, चारों ऑप्शंस देख लो, आपको दिख रहा हो। उसके आगे हम चलते हैं, अब चूज रेस्टोरेंट पे बात करें। अब रेस्टोरेंट को हमको चूज करना है, ये क्या है आपका, फंक्शन बनाए, ठीक है ना। फंक्शन बनाए, रेस्टोरेंट को चूज करना है, और क्या क्या आधार है हमारा, रेस्टोरेंट, प्रिफर्ड क्यूजिन और मैक्सिमम डिस्टेंस। ये 3 चीजें आपने दी है ऊपर के टेबल में, आप देख लेना। आप ऊपर चलो देखो, नेम जो है प्रिफर्ड रेस्टोरेंट, ये रहा नेम, इसमें क्या है, प्रिफर्ड क्यूजिन जो आपका रहेगा, एंड देन मैक्सिमम डिस्टेंस पे हम। अब यह स्ट्रिंग है, ट्रिपल कॉमा में क्या होता है हमारा, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में होता है मोर देन 1 लाइन का जो कमेंट होता है हमारा, वो मल्टीपल लाइन कमेंट्स को कह सकते हैं। अब इसमें क्या है, हमारा ये स्ट्रिंग है, इसमें पढ़ सकते हो हमने क्या लिखा कोड के बारे में, दिस फंक्शन सेलेक्ट्स अ रेस्टोरेंट बेस्ड ऑन द यूजर्स प्रेफर्ड क्यूजिन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। यूजर क्या खाना चाहता है, पहले तो इंडियन खाना चाहता है, अमेरिकन खाना चाहता है, इटालियन खाना चाहता है, जापानीज खाना चाहता है, चाइनीज खाना चाहता है, जो 4 ऑप्शन आपने दिए होंगे उसमें आएगा, ठीक है ना। और आर्गुमेंट क्या है इसका, रेस्टोरेंट लिस्ट, ठीक है ना। रेस्टोरेंट का लिस्ट आपको पता चल गया, क्या है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। बोला ना कि डिक्शनरी बनाए हैं हम लोग, तो लिस्ट बनाए किसके, डिक्शनरीज का। इसको क्या बोलते हैं, डिक्शनरी। ये देखो करली वाले में डिक्शनरी है,
और इसमें 4 डिक्शनरी बनी और चारों डिक्शनरी को एक लिस्ट में डाल दिए, ठीक है ना। देन लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज वेयर ईच डिक्शनरी कंटेन्स नेम, डिस्टेंस एंड क्यूजिन ऑफ द रेस्टोरेंट डाला गया है इसमें, ठीक है ना। प्रेफर्ड क्यूजिन क्या है, स्ट्रिंग देखो, द टाइप ऑफ क्यूजिन यूजर प्रेफर, एग्जांपल इटालियन, इंडियन, ये क्या है, स्ट्रिंग है। जब आप पाइथन में देखोगे देन डेटा टाइप आता है, इंटीजर, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स, इसमें सारे डेटा टाइप्स आपको पढ़ने होते हैं। फ्लोट, ठीक है ना, पॉइंट में जो होता है उसे फ्लोट बोलते हैं हम लोग। तो वो रहता है पहला ही टॉपिक पाइथन में, डेटा टाइप्स आता है। देन मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, इंटीजर है हमारा। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 जो है वो। द मैक्सिमम डिस्टेंस द यूजर इज विलिंग टू ट्रेवल टू द रेस्टोरेंट, कि हम ज्यादा से ज्यादा इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे। तो अगर वो उसके अंदर में आ जाएगा आपके ट्रेवल वाले में तो वो कर देगा। एंड देन रिटर्न्स, क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग, अ मैसेज इंडिकेट द चूजन रेस्टोरेंट, इट्स क्यूजिन एंड द डिस्टेंस, कि कौन सा रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया, उसमें किस लेवल का खाना मिल रहा है और उसका डिस्टेंस कितना है, ये आपको आंसर में मिलेगा, ठीक है ना। अब कोड यहां से शुरू होता है 24 नंबर लाइन से। यहां पे ये कमेंट है 24 नंबर लाइन का, क्या है हमारा, इटरेट थ्रू ईच रेस्टोरेंट इन द लिस्ट। अब जब आप कुछ पूछोगे तो सारे रेस्टोरेंट में क्या करेगा, चेक करेगा, ठीक है ना। तो फॉर लूप चला दिया हम, फॉर रेस्टोरेंट इन रेस्टोरेंट्स, क्या करेंगे हम, रेस्टोरेंट ढूंढेंगे आपके रेस्टोरेंट्स वाले लिस्ट में, ठीक है ना। अब उसके फॉर के अंदर, फॉर लूप के अंदर आएंगे, अब सर्च करेंगे कि चेक इफ द रेस्टोरेंट मैचेस द प्रेफर्ड क्यूजिन, आपने जो इससे मांगा है उससे जो मैच करेगा उसको देखना है, एंड इज विद इन द मैक्सिमम डिस्टेंस। और ये भी देखना है कि हम बोल रहे हैं कि 2 किलोमीटर चलना है मैक्सिमम, या हमें 3 किलोमीटर चलना है मैक्सिमम। तो एक तो वो भी देखना कि हम जो मांग रहे हैं वो मिल रहा है कि नहीं, और वो हमारे मैक्सिमम डिस्टेंस की क्राइटेरिया में आ रहा है कि नहीं। और आपको ये बोला गया है कि क्या करना है, प्रीफरेंस किसको देना है, प्रीफरेंस देना है डिस्टेंस को, कि पहले तो हमारे रेंज में रहे, रेंज में रहे, तब हम चेक करेंगे कि पहले जो हम बोल रहे हैं कि रेंज में रहे, तो जितना, मान लो कि हमने मैक्सिमम रेंज दे दिया 5 किलोमीटर, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एल्गोरिथम लिस्ट बना लेगा कि 5 किलोमीटर के अंदर कौन आ रहा है, ठीक है ना। मान लो कि 2 रेस्टोरेंट 5 किलोमीटर के अंदर आ गए, तो दोनों को वो पहले रख लिया रिजर्व में। अब देन क्या करेगा, अगली लाइन पढ़ेगा और उसमें बोलेगा कि अच्छा इटालियन खाना है, फिर देखेगा कि इन दोनों में से इटालियन है कि नहीं है। अगर है तो सजेस्ट कर देगा कि इतने किलोमीटर पे ये रहा आपका इटालियन रेस्टोरेंट। अगर उन दोनों में से इटालियन कोई नहीं है तो फिर क्या करेगा, सबसे नजदीक वाला आपको बताएगा, क्योंकि आपने क्या कहा है कि प्रेफरेंस देना किसको, डिस्टेंस को, ठीक है ना। तो क्या करना, मैचेस द प्रेफर्ड क्यूजिन एंड इट्स विद इन द मैक्सिमम डिस्टेंस। तब इसमें क्या करना है, इफ रेस्टोरेंट क्यूजिन इज इक्वल टू प्रेफर्ड क्यूजिन। अब प्रेफर्ड क्यूजिन देखो यहाँ पे 38 नंबर लाइन में प्रेफर्ड में आप यहां से इनपुट डालोगे, ठीक है ना। प्रेफर्ड क्यूजिन एंड लगाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे उन्हें पता होगा एंड और वगैरह का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो एंड रेस्टोरेंट और डिस्टेंस में क्या है, लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे देखो लाइन नंबर 39 में हम मैक्सिमम डिस्टेंस को बता रहे हैं कि हमें भैया 3 किलोमीटर के अंदर चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस से लेस देन और इक्वल टू चेक करेगा। और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न द डिटेल्स ऑफ द सेलेक्टेड रेस्टोरेंट दैट मीट द बोथ कंडीशंस। एंड का मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी हम जो मांगे, अगर 3 किलोमीटर हम पूछ रहे कि मैक्सिमम डिस्टेंस 3 किलोमीटर और उसके बाद इटालियन होना चाहिए, तो सबसे पहले तो देखेगा कि 3 किलोमीटर के अंदर है कि नहीं और इटालियन है कि नहीं। और अगर इन दोनों में से कोई एक भी मैच नहीं कर रहा तो क्या बोलेगा, इफ नो रेस्टोरेंट मीट्स द प्रेफर्ड क्यूजिन विद इन द मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड द क्लोजेस्ट रेस्टोरेंट। फिर क्या करेगा, जो सबसे नजदीकी होगा उसे बता देगा, बोलेगा कि भैया तो जो तुम बोल रहे हो नहीं मिल रहा, नजदीक में यही वाला है, जाके जो खाना है खा लो। होता है ना, आप जो डिसीजन लेते हो वही हम इसको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें क्या करेगा, फिर रिटर्न में क्या करेगा, रिटर्न में यानी प्रिंट में क्या करेगा, रिटर्न द डिटेल्स ऑफ द क्लोजेस्ट रेस्टोरेंट इफ नो प्रिफर्ड मैचेस इज फाउंड। इसमें क्या कर देगा, आपको चूजन रेस्टोरेंट का नाम बता देगा, देन क्यूजिन बता देगा उसको और डिस्टेंस बता देगा, ठीक है ना। ये चीजें वो आपको बता देगा। देखो डिस्टेंस इन किलोमीटर में लिखेगा। तो चलिए हम पहला देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल यूजेस ऑफ द फंक्शन। अब हम चलते हैं उस फंक्शन का टेस्ट करते हैं, ऊपर जो एल्गोरिथम बनाए हैं अब हम उससे पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे 38 और 39 नंबर लाइन में। सबसे पहले हमारा प्रीफर्ड, मुझे इटालियन खाने का मन है, ठीक है ना। और 3 किलोमीटर से ज्यादा चलने का विलिंगनेस भी नहीं है, मैं 3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलना चाहता हूं, सर्च करके बताओ जरा कोई इटालियन है क्या।
तो अब क्या सर्च करेगा, कॉल द फंक्शन टू मेक अ डिसीजन एंड स्टोर द रिजल्ट इन द डिसीजन वेरिएबल। अब क्या करेगा, ऊपर में जितने फंक्शन बनाए गए हैं उसे कॉल करेगा। कौन सा फंक्शन आप बनाए थे, चूज रेस्टोरेंट फंक्शन आप बनाए थे। आपका डिसीजन में क्या है, देखो चूज रेस्टोरेंट, ये फंक्शन है, देखो ये वाला, ये है फंक्शन आपका चूज रेस्टोरेंट। इसे क्या किए, हम कॉल किए, और ये पूरा कोड अब चलेगा क्योंकि हम इस फंक्शन को कॉल कर लिए, और उसमें क्या क्या आया आपका, रेस्टोरेंट, प्रिफर्ड क्यूजिन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। यही 3 पैरामीटर्स को आपको शो कराना है यहाँ पे, ठीक है ना। इसी के आधार पर डिसीजन लेना है, और प्रिंट क्या करा देंगे, डिसीजन को प्रिंट करा देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या बोले, प्रेफर्ड क्यूजिन हमारा इटालियन है और मैक्सिमम डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। अब चलो हम इसे रन कराते हैं। तो नीचे टर्मिनल में चलेंगे, लिखेंगे पाइथन 3, हमारा लिनक्स है इसलिए हम पाइथन 3 लिख रहे हैं। आपका अगर विंडो है आप केवल पाइथन लिखना, और हमारा कोड जो है वो है first.py। अब हम चला दिए, देखो रिजल्ट में क्या आया, फ्यूजन रेस्टोरेंट पास्ता प्लेस। क्या नाम है रेस्टोरेंट का, पास्ता प्लेस है, इटालियन है, और डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर। अब चलो चेक करते हैं कि पास्ता प्लेस इटालियन जो है डिस्टेंस 2 किलोमीटर में है क्या। ऊपर में चलते हैं, पास्ता प्लेस देखो दिखा हुआ का नेम पास्ता प्लेस पहले नंबर पे ही है, डिस्टेंस 2 किलोमीटर है इसका। फ्यूजन क्या है, इटालियन है हमारा, ठीक है ना। आप बोले थे ना कि 3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलेंगे, तो ये आ गया इटालियन, मिल गया इसको, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि हमें 3 किलोमीटर के अंदर मान लो कि इंडियन खाना है, ये वाला आप इंडियन खाना चाहोगे और इसे बदल दोगे, बोलोगे कि नहीं एक काम करो कि हमें इंडियन खाना दो, तो यहां से हम क्या करेंगे, इंडियन बदलेंगे इसको, और अब दोबारा रन कराएंगे कि 3 किलोमीटर के अंदर हमें क्या बताओ, इंडियन खाना बताओ, ठीक है। देन ओके 1 मिनट, इन्वर्टेड कॉमा करना है इसीलिए वो एरर आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है क्योंकि स्ट्रिंग है वो, ठीक है ना। अब देखो क्या बताया, 3 किलोमीटर के अंदर इटालियन आप मांग रहे थे, तो ये अभी भी बता रहा है पास्ता प्लेस इटालियन 2 किलोमीटर पे। अब क्यों ऐसा बता रहा है, अब आप चेक करेंगे कि क्या 3 किलोमीटर के अंदर कोई इंडियन खाना है क्या, तो देखोगे कि इंडियन 5 किलोमीटर पे है, 3 किलोमीटर के अंदर है ही नहीं। और आप क्या बोले हो कि हम 3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलेंगे, और प्रेफरेंस क्या रखे थे कि डिस्टेंस को पहला प्रेफरेंस देना। तो 3 किलोमीटर के दायरे में 2 रेस्टोरेंट आते हैं, एक तो इटालियन दूसरा जापानीज। अब आप बोलोगे कि इटालियन को क्यों चुना, तो आपका पहले इंडियन प्रेफरेंस था, तो जब इंडियन नहीं मिला है तो आप क्या दिए थे इसे ऑप्शन में दूसरे बार में, कि क्या करना, इफ नो रेस्टोरेंट मीट्स द प्रेफर्ड क्यूजिन विद इन द मैक्सिमम डिस्टेंस देन फाइंड द क्लोजेस्ट रेस्टोरेंट, यानी नजदीकी वाला बताना। तो जापानीज और इटालियन में नजदीक कौन है, इटालियन, 2 ही किलोमीटर पे है, इसीलिए बता दिया क्या कि इटालियन आप लीजिए 2 किलोमीटर, है ना। जैसे ही आप इसको बदलोगे कि 3 किलोमीटर के अंदर हमें क्या खाना है, जापानीज खाना है, तो अब देखते हैं जापानीज बता रहा है कि नहीं बता रहा, ठीक है ना। जापानीज खाना है मुझे 3 किलोमीटर के अंदर। अब कंट्रोल भी करो, सेव करो, और अब क्या कराएंगे, हम रन करेंगे। देखो बता दिया, फ्यूजन रेस्टोरेंट सुशी वर्ल्ड, ठीक है ना। नीचे टर्मिनल में रिजल्ट देखो, जापानीज है, डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर, ठीक है ना। अब देखो क्या सुशी वर्ल्ड है ना, देखो यहाँ पे जापानीज क्या है, सुशी वर्ल्ड 3 किलोमीटर पे है, जापानीज है, ठीक है। तो आप जैसा चाहोगे वैसा आप डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डेटा एंड ट्रेनिंग, दैट इज कॉल्ड द एल्गोरिदम एंड ट्रेनिंग, कि हम इसके आधार पे कैसे उसको डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। अब मान लो कि इसको हम ना डिस्टेंस को 2 किलोमीटर कर दिए, कि हमें हमारी विलिंगनेस जो है 2 ही किलोमीटर तक चलने की है, हम 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलेंगे, तो देन क्या होगा, फिर वो इटालियन बताने लगेगा, देखना बोलेगा कि नहीं भैया इटालियन ही है, 2 किलोमीटर पे जाके खा लो, 2 किलोमीटर पे कोई जापानीज नहीं दिख रहा मुझे, है ना। तो ये चीजें इस तरह से डिसीजंस आपका एल्गोरिदम लेता है, ठीक है। तो आप जब आप फिर डिसीजन मेकिंग में जाओगे देन आप इस तरह से एल्गोरिदम बना सकते हो, इफ ये रिटर्न इफ एल्स का कंडीशन लगा करके, फंक्शंस लगा करके, ठीक है ना। थोड़ी पाइथन की आपको नॉलेज होनी चाहिए,
जब पाइथन सीरीज में आप मैं लाऊंगा तो आप देखोगे कि वहां पे हम पहले बेसिक्स डेटा टाइप्स बताएंगे, देन कंडीशनल स्टेटमेंट्स बताएंगे, फिर लूप बताएंगे, व्हाइल लूप, फॉर लूप, जो भी होता है हमारा, दो तरह के लूप ज्यादा फेमस है तो वो हम लूप बताएंगे। उसके बाद हम फंक्शंस पे चलेंगे, डेटा हैंडलिंग एंड फंक्शंस पे ही बात करेंगे कि कैसे ये फंक्शन बनाए जाते हैं, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, ये कैसे बनते हैं, इस तरह से क्लास विद इन क्लास, इन सारी चीजों पे हम बात कर लेंगे उसमें। जिन्हें पाइथन का आइडिया होगा वो तो इसे लिख लेंगे, अदरवाइज आप इस कोड को देखो और आप सेम लिखने की कोशिश करो, ठीक है ना। देन हम अब क्या करेंगे, आगे चलेंगे और अपने नोट्स पे चल, ये आपका कोड था जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने VS कोड में देखा और रन किया उसको, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिफर्ड इटालियन एंड, बट ये वाला हमने सबसे पहला सवाल उससे पूछा था, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन जब देखोगे आप इस कोड का, जो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा था, वो सेम ही चीज है। इट मींस द कोड सिमुलेट अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वेयर द यूजर प्रेफर्स इटालियन क्यूजिन बट इज आल्सो कंस्ट्रेंड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस से भी बंधा हुआ है, सबसे पहले डिस्टेंस ही चेक करेगा, ठीक है ना। यानी प्रीफर्ड क्यूजिन विद इन मैक्सिमम डिस्टेंस, दोनों क्राइटेरिया का है। इफ नो रेस्टोरेंट मीट्स बोथ क्राइटेरिया देन क्लोजेस्ट रेस्टोरेंट इज चूजन। बोले ना कि अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, नजदीकी वाला चुन लेगा वो, ठीक है ना। इट मींस दिस डेमोन्स्ट्रेट अ सिंपल हेरोइस्टिक अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग बैलेंसिंग यूजर प्रेफरेंसेस विद इन अ प्रैक्टिकल कॉस्ट, ठीक है ना। हेरोइस्टिक डिसीजन हमारा हुआ। अब चलते हैं कि हेरोइस्टिक हमारा था क्या भाई। हेरोइस्टिक था हमारा इन्वॉल्व यूजिंग सिंपल इफिशिएंट रूल्स, ठीक है ना। सिंपल इफिशिएंट रूल्स पे हम डिसीजन कर लिए, ठीक है ना। नॉर्मली सिंपल ही था वो, ठीक है। अब हम चलेंगे कि आगे आपको करना क्या है, आज से रिलेटेड जो होमवर्क होगा आपका, टास्क होगा, उसमें करोगे क्या आप। अभी मैं जैसा मैं बोला कि 10 से 11 लेक्चर्स तक मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा और आपको पेंटिंग्स बनाने का काम दूंगा ताकि आप इमेज इमेज बना पाओ उसे। मैं यहाँ पे इमेज नहीं लगा रहा, मैं चाहता हूँ कि आप विजुअलाइज करके उसे बनाओ। देन क्या बनाना है आपको, इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूँ। इमेज अ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट आपको बनाना है। इस तरह से फ्लो चार्ट होता है, देखिएगा ऐसे फ्लो चार्ट बोलते हैं उसको। इस तरह का बहुत जगह इमेज दिखाई देगा, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये फ्लो चार्ट आपने बचपन से अभी तक बहुत पढ़ाई करी। फ्लो चार्ट दैट विजुअली रिप्रेजेंट्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड द, पिछले लेक्चर में मैंने डिसीजन मेकिंग में दिखाया था कैसे फ्लो चार्ट वो बन गया था डिसीजन वाला एकदम, जब हम प्रोग्राम को रन कराए थे। तो आप लेक्चर नंबर 3 देखिएगा, उसमें आपको फ्लो चार्ट दिखाई देगा। जो आया था रिजल्ट वो फ्लो चार्ट ही था हमारा। द फ्लो चार्ट स्टार्ट्स with a decision point labeled, identify the decision। हमें डिसीजन क्या करना है, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम देयर इट ब्रांचेज आउट इनटू अ डिफरेंट स्टेप्स सच एज गैदर इंफॉर्मेशन। सबसे पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, इस वाले बीच वाला में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा और देखेगा कि हाँ ये रहा। उसके बाद जब अगर मान लो कि सिचुएशन यहाँ परफेक्ट है तो ये नो, ये यस। अगर यहाँ वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो देन इस वाले के साथ बढ़ जाएंगे हम, नो हो गया तो इस वाले के साथ बढ़ जाएंगे, फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ डिसीजन चेक करेंगे। तो इस तरह से डिसीजन देखना होता है। इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, देन अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करेंगे और हम बढ़ेंगे। वेट नो एविडेंस एंड ईच स्टेप इज कनेक्टेड विथ एरोज। आपको देखा ना ऐसे एरो बनाया जाता है, ऐसे एरो, फिर यहाँ पे एरो, ऐसे एरो, ठीक है ना। एरोज आप बनाओगे, ठीक है ना। ये एरो रहा, अभी देखो मैंने एरो बनाया था ना ऐसे, फ्लो चार्ट में एरो बनता है ना कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, कौन सा ब्लॉक कहाँ से कनेक्टेड है, और कौन ब्लॉक किस ब्लॉक के बाद आया है, किस ब्लॉक के डिसीजन के बाद आ रहा है। इसके लिए आपको एरो बनाना पड़ेगा। and each step is connected with arrows and leading to final decision point labeled take action, and after the action there is a loop back to review the decision indicating the cyclic nature of the decision, ठीक है ना। लूप में भी होता है, देखना जब आपको इमेज में दिखा रहा हूं कि आप बहुत बार देखोगे कि ऐसे स्टार्ट होता है हमारा इस तरह से लूप, और यहाँ पे हम चेक करते बढ़ जाता है, यहाँ से हम फिर बढ़ते हैं ऐसे, इस तरह से बहुत बार बढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे कोई कंडीशन है जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं, उसको बोलते हैं कि ऐसे फिर वापस से शुरू करो।
यानी वो लूप बोलते हैं उसको, घूमते रहता है उसी लूप, ठीक है ना। कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ कि मान लो कि यहाँ वाला सेटिस्फाई नहीं है, फिर यहाँ से भी घुमा के ऐसे डाल देंगे। या कभी कभी क्या करेगा, यहाँ के बाद अगर मान लो कि सेटिस्फाई नहीं है तो बोलोगे कि एकदम इनिशियल से करो, तो वो लूप होता है। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। फीडबैक अभी जो हमने कोड लिखा वही वाला आप बनाना, आप ट्राई करना कि कैसे बनता है, देन आप साइक्लिक और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बना पाओगे। एंड दिस फ्लो चार्ट हेल्प्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड हाउ डिसीजंस आर मेड सिस्टमेटिकली। जब भी हम लोग R&D करते हैं, रिसर्च में आते हैं, देन कॉपी पेन पे पहले इसी तरह के फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं, उसके बाद एल्गोरिदम तैयार होता है। अगर आप नए प्रोग्रामर हो, डायरेक्ट लैपटॉप लेकर के बैठ गए, VS कोड एडिटर है, कोई भी एडिटर ओपन करके आप बोलोगे कि आज मैं लिख ही दूंगा, एकदम AI बना देता हूं, देन दिस इज कॉल्ड रॉन्ग अप्रोच। कोई भी प्रोग्रामर डायरेक्ट बैठ के एकदम कोड इस तरह से नहीं लिखना जैसे मूवी में एकदम हैकर की तरह पहला दिन बैठा है ऐसे करने, नहीं। सबसे पहले उसका क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं, पेन पेपर पे बैठते हैं, एल्गोरिदम बनाते हैं, चीजों को सोचते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, एक एक वहां पे पॉइंट्स को कनेक्ट किया जाता है, कौन सी पॉइंट कहां से कनेक्टेड है, पूरी चीज समझने के बाद फिर एक रफ कोड वो लिख लेते हैं, नॉर्मली कॉपी पे ही स्यूडो कोड, और उसके बाद उसके आधार पे वो कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। और हर एक कोड के बगल में क्या करना होता है, लाइन लिखना होता है, कमेंट लिखना होता है, जैसे मैंने अपने कोड में लिख रखा था। ये बेटर माना जाता है इंडस्ट्री में भी, और एक अच्छे कोडर की क्या कहती है, पहचान होती है, अच्छा डेवलपर की पहचान होती है कि आपने हर एक लाइन में कमेंट लिखा, मेंशन किया। बहुत बार हमारे कोड में भी नहीं होगा तो वो कोई ये नहीं है, बट आप सीखना तो बेस्ट प्रैक्टिस वही होगी आपकी, ठीक है ना। और वो पूरा का पूरा प्रोसेस सीखना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर, और मिलेंगे अगले लेक्चर में इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।